हेलो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली हमारी जूनियर अकाउंटेंट व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती के लिए आज 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर चौथा आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जो भाई बहुत ही शानदार, बड़ा गजब और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस मॉडल पेपर में बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो देखते हैं दोस्तों इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला दोस्तों कौन सा है? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा या झालावाड़। देखिए माही परियोजना की बात हो रही है, तो माही परियोजना से दोस्तों दक्षिणी राजस्थान लाभान्वित होता है। और दक्षिणी राजस्थान का दोस्तों इसमें कौन सा जिला है? बांसवाड़ा है। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख्यतः दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दोस्तों डूंगरपुर, ये दो जिले दोस्तों इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है। और दोस्तों माही परियोजना है वो दोस्तों गुजरात, नोट करना दोस्तों यहाँ पर, माही परियोजना गुजरात प्लस राजस्थान की भाई संयुक्त परियोजना है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब दोस्तों हम अगर प्रॉपर दोस्तों माही नदी की बात करते हैं, है ना, माही नदी की बात करें तो दोस्तों माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की, नोट करना, दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण गंगा भी कहते हैं, इसको सवर्ण गंगा भी कहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों माही नदी को कांठल की गंगा भी कहते हैं ना, कांठल की गंगा भी दोस्तों माही नदी को कहा जाता है। इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना। और माही नदी दोस्तों राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जो दोस्तों बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर जिला है ना, बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर, ये दो जिले हैं दक्षिणी राजस्थान के, इनके बीचों बीच से दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, नोट करना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दोस्तों एक रेखा गुजरती है, उसको बोलते हैं करक रेखा भाई, है ना। ये रेखा कौन सी है दोस्तों? करक रेखा, करक रेखा। तो दोस्तों राज्य की एकमात्र माही नदी ऐसी नदी है जो करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है दोस्तों, ध्यान रखना। ये दोस्तों 2 बार करक रेखा को काटती है माही नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रट लेना, इसको एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है। तो उत्तर नंबर दोस्तों इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना, राज्य में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर करक रेखा गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। ठीक है। तो उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों इस मॉडल पेपर में आज आपको दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी के टोटल दोस्तों 25 क्वेश्चन दोस्तों फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों देखने वाले हैं हम। ठीक है ना, उनकी बातें करेंगे। कल दोस्तों हम 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के देखेंगे, राजस्थान हिस्ट्री के देखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपको थोड़ी सी समझने में आसानी रहेगी। ठीक है ना। तो 25 क्वेश्चन दोस्तों हम राजस्थान ज्योग्राफी देखने वाले हैं, इसमें फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों। बिल्कुल 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट है, क्योंकि दोस्तों टाइम है ना, टाइम वो दोस्तों आपके पास बहुत कम है, और इस कम टाइम में दोस्तों वही पढ़ा जाए जो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बार बार पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनका सोल्यूशन दोस्तों एकदम फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम करेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे भाई क्या बोल रहा है? राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल दोस्तों नहीं है? हमें देखना रबी की फसल कौन कौन सी नहीं है। देखिए गेहूं है, बिल्कुल सही बात है। रबी की फसल दोस्तों क्या होती है? जो शीतकालीन में की जाती है, शीत ऋतु में की जाने वाली फसल को दोस्तों रबी की फसल कहते हैं, है ना। चना है, बिल्कुल सही है। जो भी है ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो दोस्तों बाजरा है ना, यहाँ पर बाजरा दोस्तों नोट करना खरीफ की फसल है दोस्तों, ये गर्मी के मौसम में की जाती है। ठीक है। तो दोस्तों बाजरा क्या है भाई? एक प्रकार की खरीफ की फसल है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम रबी की फसलों की, अन्य फसलों की। देखिए गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया। इसके अलावा दोस्तों रबी की फसलें और कौन कौन सी है? तो दोस्तों नोट करना, सरसों, सरसों भी दोस्तों रबी की फसल है, और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा अलसी, अलसी भी दोस्तों क्या है? रबी की फसल है ना। मेथी, मेथी भी रबी की फसल है। राई, राई भी रबी की फसल है। और दोस्तों एक दाल आती है अरहर, अरहर की दाल, ये भी दोस्तों क्या है? रबी की फसल है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब थोड़ी सी दोस्तों अगर हम खरीफ की फसलों की बात करें ना, खरीफ की फसलों की बात कर लेते हैं। खरीफ, खरीफ की फसलों में दोस्तों क्या आता है? एक तो बाजरा आता है, बाजरा के साथ दोस्तों जवार आ गया, जवार के साथ मक्का आ गया, मक्का, है ना। और दोस्तों इसके अलावा मक्का के अलावा कपास, कपास पूछ ले आपको, कपास, ये भी दोस्तों क्या है ना, हमारी खरीफ की फसल है। इस प्रकार दोस्तों आप कर सकते हो, मुख्य फसलें यही हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए बात हो रही है रबी की फसलों की, तो रबी की फसलों की दोस्तों शीतकालीन में जो वर्षा होती है ना, शीतकालीन जो वर्षा होती है शीत ऋतु में, उसको दोस्तों मावट कहते हैं, मावट। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं। और मावट जो वर्षा होती है वो दोस्तों रबी की फसलों के लिए एक दोस्तों वरदान साबित होती है भाई, है ना। उसको दोस्तों मावट को गोल्डन, गोल्डन, रबी की फसलों के लिए मावट को क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं ना, गोल्डन, गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है मावट को। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें मावट एक्चुअली में होती क्या है, तो दोस्तों भूमध्य सागर से आने वाले, नोट करना भाई, भूमध्य सागर से आने वाले दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। पश्चिमी विक्षोभों, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा दोस्तों ये बारिश होती है शीत ऋतु में, है ना, शीत ऋतु में। उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मावट,
माउट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये बात नोट कर लेना दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा माउट होती है, कहाँ से आते हैं, भूमध्य सागर से आते हैं, शीत ऋतु में होती है और रबी की फसलों की दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर यहाँ पर बात हो रही है रबी की फसलों की, तो दोस्तों कृषि से संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ भाई, नोट कर लेना, ठीक है। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि दोस्तों राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और दोस्तों कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति दोस्तों कब जारी की गई, तो ये भाई 2019 में जारी की गई थी। इस बात का दोस्तों नोट कर लेना। दोबारा बोल रहा हूँ, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में दोस्तों जारी की गई थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर राजस्थान में पूछ ले आपको बाजरा अनुसंधान केंद्र है ना, नोट करना, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है राजस्थान में, तो दोस्तों बाड़मेर में स्थित है। इस बात का भाई थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ये देखिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भाई राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था, प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं है, आपके सामने देख लीजिए कि दोस्तों क्वेश्चन है। इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम दोस्तों क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करके दोस्तों साथ साथ चलेंगे। तो दोस्तों आपकी एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते दोस्तों क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेवर भरतपुर में, डेगाना नागौर में, वालदा सिरोही में, डंड जयपुर में। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेवर भरतपुर में पड़ता है दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र की, जो एग्जाम में पूछा जाता है बाजरा अनुसंधान केंद्र, तो भाई ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये बाड़मेर में, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था बाड़मेर में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नोट करना, अगर आपको पूछ ले केंद्रीय सूक्ष्म, नोट करना भाई, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान राजस्थान में कहाँ पे, इस बागवानी को दोस्तों हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं, है ना। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान राजस्थान में कहाँ है, तो दोस्तों ये बीकानेर में पड़ती है ना, बीकानेर में। और बीकानेर के दोस्तों एक स्थान है बिछवाल, बीकानेर का एक स्थान है बिछवाल में दोस्तों केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान पड़ती है हमारी बीकानेर में, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना। इसके अलावा देखिए जोधपुर में 2 संस्थान हो रहे हैं, एक तो है दोस्तों काजरी, है ना, जिसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी, काजरी की स्थापना तो 1959 में, भाई नोट कर लेना। और एक है दोस्तों आफरी, ये दोनों भी दोस्तों जोधपुर में, इसकी स्थापना दोस्तों 1985 में की गई थी, थोड़ा सा ध्यान रखना। इनकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों क्या, काजरी की बात कर रहा हूँ, काजरी को दोस्तों हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, काजरी को कहते हैं हिंदी में, इसकी स्थापना 1959 में की गई। आफरी को दोस्तों क्या कहते हैं, सूक्ष्म वन अनुसंधान केंद्र, 1985 में जोधपुर में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इसके अलावा देखिए बीकानेर में एक जो केंद्रीय संस्थान और है, केंद्रीय ऊंट एवं अनुसंधान केंद्र, जो दोस्तों जोहड़ बीड़ बीकानेर में स्थित है ना, जोहड़ बीड़ बीकानेर में स्थित है दोस्तों एक केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, है ना। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले केंद्रीय बेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, तो दोस्तों अबिकानगर टोंक में स्थित है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये थे दोस्तों मुख्य हमारे अनुसंधान केंद्र। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी तक जो पशु गणना चल रही है वो दोस्तों 2019 वाली पशु गणना के आंकड़े हैं फिलहाल। तो पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला दोस्तों कौन सा है, अलवर, जयपुर, धौलपुर या भरतपुर। देखिए भैंसों की बात हो रही है यहाँ पर, तो दोस्तों उत्तर नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भैंसों के मामले में दोस्तों क्या है भाई, जयपुर दोस्तों नंबर 1 पे आता है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले भेड़ बकरियों के मामले में, तो दोस्तों आपको करना है बाड़मेर, है ना। भेड़ों की संख्या में या बकरियों की संख्या में दोस्तों आपको बाड़मेर करना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना गजब का प्रश्न है भाई, ये क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील दोस्तों नहीं है। अब दोस्तों जितने भी मीठे पानी की झील है आपको वो याद करना पड़ेगा, या दोस्तों जितने भी खारे पानी की झील है वो आपको याद करना पड़ेगा, तब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हमारी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पिछोला, पुष्कर, तालसापर और आना सागर। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, वो बाद में बताएंगे, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या बोला है, मीठे पानी की झील दोस्तों तालसापर नहीं है। तालसापर झील दोस्तों कहाँ पर पड़ती है, खारे पानी की झील है और दोस्तों चूरू जिले में पड़ती है, चूरू जिले में पड़ती है तालसापर झील, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर हम मीठे पानी की झीलों की बात करें, तो दोस्तों इनको छोड़ दीजिए आप, मीठे पानी की झीलों, खारे पानी की झीलों का दोस्तों एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, काफी दोस्तों प्राचीन फॉर्मूला है, साड़ी का पल्लू कुत्ता जाड़े रे, है ना, साड़ी का पल्लू कुत्ता जाड़े रे, है ना, कुत्ता फाड़े रे दोस्तों, फाड़े रे, जाड़े रे नहीं,
साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। ये दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक है खारे पानी की झीलों का। नोट करना है कौन सी झीलों का नाम है, खारे पानी की झीलों का फॉर्मूला है। इसमें देखिए सा का मतलब हो गया सांबर झील जो जयपुर में पड़ती है। डी का मतलब डीडवाना झील, नोट करते जाएगा डीडवाना झील। का मतलब दोस्तों काबोद झील, डीडवाना झील नागौर में पड़ती है, काबोद झील दोस्तों जैसलमेर में पड़ती है। पै का मतलब पचपदरा झील जो बाड़मेर में पड़ती है। लू का मतलब लूणकरणसर झील, कुचकू का मतलब कुचामन झील, ता का मतलब ताल छापर झील, फा का मतलब फलोदी झील, डे का मतलब डेगाना झील और रे का मतलब रेवासा झील जो हमारी सीकर जिले में पड़ती है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, जितने दोस्तों खारे पानी की झील है इसमें कंप्लीट आ चुके हैं। इस प्रकार दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, ताल छापर झील हमारी मीठे पानी की झील नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए झीलों से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। अगर आपको पूछ ले कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, नोट करना, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों राजस्थान की कितने झीलों को शामिल किया गया है या कौन कौन सी झील आती है, तो टोटल दोस्तों 6 झीलों को शामिल किया गया भाई। नोट कर लेना। 3 झीलें तो दोस्तों ये रही आपके सामने, एक तो पिचोला झील, पुष्कर झील और आना सागर झील। ठीक है, पुष्कर और आना सागर झील ये दोनों तो दोस्तों कहाँ पर है, अजमेर में। पिचोला झील दोस्तों उदयपुर में, और उदयपुर की एक झील को शामिल किया गया उसका नाम है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील चौथे नंबर की झील दोस्तों ये होगी। 5वें नंबर की कौन सा है, सिरोही की नक्की झील, और 6ठे नंबर की दोस्तों जयपुर की मानसागर झील। मानसागर झील, इन 6 झीलों को दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी झीलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है ना, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तो दोस्तों उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है भाई, है ना। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश में, उपार्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश में, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश में। देखिए बाजरा तो भाई शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश में ही होगा, है ना। तो उत्तर नंबर दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट ही हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कृषि जलवायु प्रदेश से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दोस्तों सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश या आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश या अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश या आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। हमारे दोस्तों सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में दोस्तों आप कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन आप इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं हो सकते। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना इसको इंग्लिश में HSP दोस्तों आपको याद रखना है ना, इंग्लिश में देख लेना जाकर, जहां पर HSP दोस्तों आपको मिल जाए लिखा हुआ है ना, तो दोस्तों वही इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए ह्यूमिड सोर्दर्न प्लेन, ठीक है ना, HSP दोस्तों याद रखना शॉर्टकट में, ह्यूमिड सोर्दर्न प्लेन को दोस्तों सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी संख्या की बात करें तो दोस्तों सबसे छोटे कृषि जलवायु प्रदेश को 4th B के नाम से जाना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश 4th B। ठीक है, तो दोस्तों एक छोटी सी बात ध्यान रख लेना, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश पूछे तो दोस्तों 1st C के नाम से जाना जाता है सबसे बड़े कृषि जलवायु प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है भाई, एक क्वेश्चन बोल रहा है निम्नांकित नदियों में से कौन सी नदी अंतः प्रवाह सागर वाली नदी दोस्तों नहीं है, लिख, मेंढा, वाकल या खंडेल। देखिए दोस्तों अंतः प्रवाह सागर वाली नदी तो दोस्तों हमारी कौन सी नहीं है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेंढा नदी दोस्तों अंतः प्रवाह सागर वाली नदी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों मेंढा नदी है वो दोस्तों हमारी सांबर झील में जाकर मिलती है, तो दोस्तों अंतः प्रवाह सागर वाली नदी नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अलावा देखें अगर हम अंतः प्रवाह सागर वाली नदियों की बात करें तो दोस्तों नोट करना, राज्य की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह सागर वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों नाम आता है भाई गग्गर नदी। गग्गर नदी तो दोस्तों हनुमानगढ़ में बहती है और इसके अफवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, नाली के नाम से जाना जाता है गग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। गग्गर बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ वाले जिले। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी नदी तो होगी गग्गर नदी, अंतः प्रवाह सागर वाली नदी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अन्य नदियां कौन कौन सी जो अंतः प्रवाह सागर वाली नदी आती है, तो दोस्तों थोड़ी बहुत ही नदियां हैं, आपको याद कर लेना है। ठीक है, एक तो हो गई दोस्तों लिक नदी, ये भी अंतः प्रवाह सागर वाली नदी है। इसके अलावा वाकन नदी भी है और दोस्तों खंडेल नदी भी है। ठीक है ना, खंडेल नदी भी है दोस्तों जो अंतः प्रवाह सागर वाली नदी। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन सी नदी है, तो दोस्तों भाई नोट करना, एक नदी है काकनी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक नदी आती है कांतली नदी, जिसके किनारे गणेश्वर सभ्यता दोस्तों बसी हुई है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रूपनगढ़ नदी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों साबी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, साबी नदी, गलती से दोस्तों सागी मत कर देना दोस्तों गलती से, नहीं तो दोस्तों क्वेश्चन गलत हो जाएगा। साबी नदी है भाई,
है ना, साबी नदी, जिसका उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है ना, सेवर की पहाड़ियों से होता है दोस्तों हमारे उदयपुर में, ठीक है, सेवर की पहाड़ियों से, जिस पर जोधपुरा सभ्यता बसी हुई है, वो वाली साबी नदी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों एक नदी हो रही है सोता नदी, सोता नदी। तो ये सब दोस्तों नदियां हैं वो अंत पर्वत सागर वाली नदियां। इसके बाद दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अंत पर्वत सागर वाली नदियों से, समझ गए ना आप। तो उत्तर नंबर दोस्तों डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, प्रत्यक्ष परिणाम की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा बताया था, फर्स्ट सी बताया था कि नहीं बताया था, सबसे छोटा फोर्थ बी। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश की बात हो रही है, तो फर्स्ट ए है या फर्स्ट सी है, सेकंड ए या दोस्तों फोर्थ ए है। अगर दोस्तों आपको ये संख्या मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो, अगर हिंदी में भी नहीं याद है तो आपके, ठीक है ना। तो फर्स्ट सी है दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अति सूक्ष्म आंशिक शीतल क्षेत्र भाई, ठीक है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में दोस्तों मिलती है। भाई सांबर झील में दोस्तों 5 नदियों का पानी आकर मिलता है ना। आज के मॉडल पेपर में दोस्तों हम केवल और केवल ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने वाले, राजस्थान ज्योग्राफी के टोटल दोस्तों 25 क्वेश्चन देखने वाले, बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो भी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, जो आपकी एग्जाम में दोस्तों अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, ठीक है। हमारा दोस्तों एकमात्र यही उद्देश्य है, आपका सिलेक्शन दोस्तों हमारा उद्देश्य है। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई सांबर झील में दोस्तों 5 नदियों का पानी आकर मिलता है, कौन सी नदी दोस्तों आकर मिलती है इसमें ये पूछ रहा है। चंबल नदी बिल्कुल नहीं मिलती, बेड़च नदी ये भी बिल्कुल नहीं मिलती, आहू नदी ये भी बिल्कुल नहीं मिलती। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। सांबर झील में मिलने वाली 5 नदियों में जो मेंढा नदी है, अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि सांबर झील में सबसे ज्यादा लवण की मात्रा है ना, लवण की मात्रा कौन सी नदी द्वारा मतलब लाई जाती है, कौन सी नदी लाती है, तो दोस्तों वो मेंढा नदी है, इस बात का ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन, ठीक है। उत्तर नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर सांबर झील की बात करें तो भाई इसका निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, वासुदेव चौहान ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, क्योंकि दोस्तों चौहानों का जो प्रारंभिक स्थान है ना, प्रारंभिक स्थान वो दोस्तों साकम्बरी कहलाता है, साकम्बरी या दोस्तों सपाद लक्ष्य है ना, सांबर को सपाद लक्ष्य भी के नाम से भी जाना जाता है, या सांबर दोस्तों, ये तीनों नाम एक ही है दोस्तों, सांबर बोल दो, साकम्बरी बोल दो, सपाद लक्ष्य बोल दो, तो चौहानों का प्रारंभिक स्थान हमारा यही है, ठीक है। तो वासुदेव चौहान ने दोस्तों जो चौहानों का संस्थापक है, उसने दोस्तों सांबर झील का निर्माण करवाया था। अगर बात करें सांबर झील की तो दोस्तों सांबर झील जयपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों सांबर झील के बारे में बात करें तो भाई 5 नदी कौन कौन सी है उनके बारे में देख लेते हैं। पहली नदी तो दोस्तों होगी मेंढा, दूसरी नदी नोट करना मेंथा, इसके अलावा तीसरी नदी दोस्तों नोट करना खंडेला, ये तीसरी नदी होगी। चौथी नदी दोस्तों नोट करना कौन सी नदी है भाई, रूपनगढ़ है ना। और 5वीं नदी दोस्तों कौन सी है इसमें, खारी नदी, ठीक है। तो ये 5 नदियों का पानी दोस्तों सांबर झील में आता है दोस्तों, कौन कौन सी दोबारा देख लीजिएगा। 1 नंबर पे होगी मेंढा, 2 नंबर पे मेंथा, 3 नंबर पे खंडेला, 4 नंबर पे रूपनगढ़, 5 नंबर पे खारी नदी, ठीक है। तो ये 5 नदियों का पानी दोस्तों हमारी इसमें आकर गिरता है सांबर झील में। सांबर झील की बात करें तो दोस्तों इसके अक्षांशीय देशांतर के विस्तार की बात करें तो सांबर झील दोस्तों नोट करना 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है भाई, पूर्वी देशांतर के मध्य दोस्तों स्थित है। एक क्वेश्चन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सांबर झील राज्य की दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना, खारे पानी की झील है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। सांबर झील राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और सांबर झील के नमक को क्या कहते हैं, पान कहते हैं, सांबर झील के नमक को पान कहते हैं। और देश के कुल नमक उत्पादन में सांबर झील का योगदान कितना है, देश के कुल नमक उत्पादन में 8.7% दोस्तों ये नमक उत्पादन करती है राज्य का, ठीक है ना, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। 8.7% देश में सांबर झील दोस्तों अपना नमक के उत्पादन में भाई योगदान देती है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों सांबर झील, इसके बारे में ध्यान रखना, जो जयपुर जिले में स्थित है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सांबर झील के नमक को क्या कहते हैं, पान, इस बात का जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखें क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी नदी दोस्तों जयपुर जिले में से होकर प्रवाहित होती है। जयपुर जिले की कौन सी नदी है, जोजड़ी, काली सिंध, बाणगंगा या सोम नदी। देखिए सोम नदी का उद्गम तो बिच्छा मेढ़े की पहाड़ी उदयपुर से होता है, इसका तो कोई लेना देना है नहीं। जोजड़ी नदी दोस्तों लूणी नदी की है, पश्चिमी राजस्थान की नदी है। काली सिंध नदी दोस्तों हमारे झालावाड़ की तरफ है। इसका नाम दोस्तों बाणगंगा नदी पर दोस्तों कौन सी सभ्यता स्थित है, बेराट सभ्यता। अगर दोस्तों आपको ये बात मालूम है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। कैसे, क्योंकि दोस्तों अगर आपको ये बात मालूम है कि बाणगंगा नदी पर जयपुर जिले में बेराट सभ्यता स्थित है ना, तो दोस्तों इस कंसेप्ट से आप ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हो। बाणगंगा नदी को नोट करना रुंडित
सरिता भी कहते हैं बाणगंगा नदी को, रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। और बेरार सभ्यता दोस्तों इस पर स्थित है। तो दोस्तों ये जयपुर जिले में है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होएगा। तो उत्तर नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से दोस्तों नहीं लगती। देखिए पाकिस्तान से दोस्तों 4 जिलों की सीमा लगती है। टोटल कितने जिलों की सीमा लगती है, 4 जिलों से। और जो सीमा लगती है उसको दोस्तों रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और इसकी लंबाई कितनी है भाई, 1070 किलोमीटर। इस रेड क्लिफ रेखा को दोस्तों राजस्थान की क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि राजस्थान में रेड क्लिफ लाइन की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर, इससे कितने जिले लगते हैं रेड क्लिफ लाइन से, तो 4 जिले लगते हैं, है ना। अगर आपको ये पूछ ले राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 1070 किलोमीटर, वही बात है। अगर ऐसा पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले दोस्तों स्थित है ना, तो दोस्तों कितने जिले स्थित है, 4 जिले। अगर ऐसा पूछ ले पाकिस्तान की सीमा पर कितने जिले स्थित है राजस्थान के, तो 4 जिले। ठीक है, कैसा जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है भाई। ठीक है, अब वो 4 जिले दोस्तों कौन कौन से हैं, है ना। तो दोस्तों नोट करना, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना हमेशा के लिए, कभी दोस्तों जिंदगी में नहीं बोलोगे SBJ बा, SBJ बा, है ना। एस देखिए ये ट्रिक दोस्तों, इसमें एक फायदा हो रहा है आपका। अगर आपको पूछ ले कि रेड क्लिफ रेखा पर या दोस्तों पाकिस्तान से उत्तर से दक्षिण दिशा में लगने वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है, अगर दोस्तों आपको ऐसा पूछ ले उत्तर से दक्षिण दिशा में जिलों का क्रम पूछ लेना रेड क्लिफ रेखा पर, तो दोस्तों ध्यान रखना भाई, राजस्थान की सीमा कैसे है दोस्तों, ऐसे है। ठीक है, ये वाली राजस्थान की पश्चिमी सीमा है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। इस पर दोस्तों कितने जिले की सीमा लगती है, 4 जिलों की। तो सबसे पहले उत्तर में आएगा श्रीगंगानगर, यहाँ पे आएगा श्रीगंगानगर, फिर आएगा बीकानेर, ये आ गया बीकानेर, फिर आएगा जैसलमेर, ये जैसलमेर, सबसे लास्ट में बाड़मेर की सीमा लगती है। इस प्रकार दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण क्रम भी हो गया और 4 जिलों की दोस्तों आपको सीमा भी याद रहेगी, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब दोस्तों बात करते हैं हम दोस्तों ये वाली सीमा पर SBJ और बा। ठीक है, इस पे सबसे ज़्यादा सीमा दोस्तों कौन से जिलों की लगती है, तो भाई पाकिस्तान से रेड क्लिफ रेखा से 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर दोस्तों हमारी जैसलमेर से सीमा लगती है ना। सबसे कम दोस्तों कौन से जिले की सीमा लगती है, तो बीकानेर की लगती है। बीकानेर की कितनी लगती है, 168 किलोमीटर। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, पाकिस्तान से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर और सबसे ज़्यादा बनाने वाली सीमा जैसलमेर, 464 किलोमीटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा दोस्तों। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जोधपुर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें जोधपुर तो नहीं है ना, जैसे श्रीगंगानगर है, जैसलमेर में बाड़मेर है और बाड़मेर के अलावा एक बीकानेर है, बीकानेर। इन 4 जिलों की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए भाई क्या बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म दोस्तों सम्मिलित नहीं है। देखिए एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य दे रखे हैं, एक तरफ दोस्तों उनका जिला दे रखा है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों 12 जिले में स्थित है, 12 में है भाई। यही दोस्तों हमारी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि शुरू में तो दोस्तों शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ही नहीं। तालसफर चूरू में है, तो दोस्तों काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, ये हो गया गलत है। तो दोस्तों तालसफर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। रामसागर की बात करें तो रामसागर धौलपुर में, धौलपुर में दोस्तों 3 वन्यजीव अभ्यारण्य है, तीनों इंपोर्टेंट है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तीनों इंपोर्टेंट है। कौन कौन से, एक तो रामसागर हो गया, इसके अलावा दोस्तों नोट करना केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में। इसके अलावा दोस्तों नोट करना वन विहार है ना, ये वन विहार दोस्तों, ये वन्यजीव अभ्यारण्य ये दोस्तों ये भी धौलपुर में स्थित है। रामसागर, केसरबाग, वन विहार तीनों वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, सज्जनगढ़ की बात करें तो दोस्तों उदयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों सज्जनगढ़ को नोट करना, राज्य का पहला बायोलॉजिकल पार्क कहते हैं ना। बायोलॉजिकल मतलब जैविक उद्यान कहते हैं सज्जनगढ़ को, हिंदी में बोले तो जैविक उद्यान कहते हैं। अगर आपको पूछ ले राज्य का पहला जैविक उद्यान कौन सा है या पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है, तो दोस्तों आपको करना है सज्जनगढ़। गलती से दोस्तों नाहरगढ़ मत कर देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि नाहरगढ़ को दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मानता ही नहीं है। ऑप्शन में आएगा नाहरगढ़, लेकिन दोस्तों उसको फाइनल आंसर नहीं मानता है नाहरगढ़। एक क्वेश्चन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा काफी बार दोस्तों पूछा गया और फाइनल आंसर की दोस्तों ये सज्जनगढ़ ही मानता है। तो उत्तर नंबर दोस्तों हमको क्या करना है, सज्जनगढ़ करना है, अगर दोस्तों पूछे राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है तो। ठीक है, वैसे दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, 12 जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगुजा गुलापुरा खनन क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है। ये दोस्तों जिला पूछ रहा है, ना कि दोस्तों खनिज पूछ रहा है, किसके लिए प्रसिद्ध है आगुजा गुलापुरा खनन क्षेत्र। ठीक है, देखिए आगुजा गुलापुरा जो खनन क्षेत्र है वो दोस्तों भीलवाड़ा में स्थित है, जयपुर में, अजमेर में, अलवर में। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों भीलवाड़ा में स्थित है आगुजा गुलापुरा खनन क्षेत्र। ठीक है, और दोस्तों नोट करना, एक है रामपुरा आगुजा, एक खनन क्षेत्र है रामपुरा आगुजा खनन क्षेत्र। ठीक है, ये भी दोस्तों भीलवाड़ा में स्थित है। और ये दोनों खनन क्षेत्र नोट करना, आगुजा गुलापुरा और रामपुरा आगुजा दोनों खनन क्षेत्र दोस्तों शीशे दस्ते की खान है।
शीशे जस्ते की खान है, इस बात का नोट कर लेना भाई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक है रामपुरा आगूजा, है ना। इसके अलावा एक है दोस्तों रामपुरा दरीबा, है ना, रामपुरा दरीबा, ठीक है। एक खनन क्षेत्र ये भी है भाई, ये भी शीशे जस्ते की खान है। लेकिन दोस्तों रामपुरा दरीबा कहाँ पर स्थित है? रामपुरा दरीबा में दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, रामपुरा दरीबा कहाँ पर स्थित है भाई? राजसमंद में, राजसमंद में। याद कैसे करोगे दोस्तों, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो दोस्तों नोट करना, रामपुरा आगूजा कहाँ पर है? भीलवाड़े में। और रामपुरा दरीबा कहाँ पर है? इसके आगे क्या लग रहा है? रा लग रहा है ना, तो रामपुरा दरीबा राजसमंद में। इस प्रकार दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो, इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी दोस्तों शीशे दस्ते की खान है, रामपुरा दरीबा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि राज्य की सबसे बड़ी शीशे दस्ते की खान दोस्तों कौन सी है ना, शीशे दस्ते की खान कौन सी है राज्य की सबसे बड़ी, तो दोस्तों जावर खान है। जावरी, इसको दोस्तों जावर माला के नाम से भी जाना जाता है, जावर माला। ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये हमारी उदयपुर में स्थित है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। शीशे दस्ते की सबसे बड़ी खान जावर उदयपुर में स्थित है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथ का बरवाड़ा जयपुर में, ये भी दोस्तों शीशे दस्ते की खान है, थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, राजस्थान का कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जिला अब्रक के उत्पादन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी दोस्तों भीलवाड़ा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों? अब्रक की नगरी कहते हैं, अब्रक नगरी भी दोस्तों कहते हैं भीलवाड़ा को, अब्रक नगरी, है ना, भीलवाड़ा को ही कहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों नोट करना, भीलवाड़ा को सूती वस्त्र की नगरी भी कहते हैं। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग है ना, सूती वस्त्र की नगरी भी कहते हैं ना, सूती वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को ही कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों अरावली पर्वतमाला का अवरोही क्रम पूछा जा रहा है भाई, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की चोटियों व उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में दोस्तों सही कौन सी है, ठीक है, हमें ये देखना है। देखिए अवरोही क्रम का मतलब दोस्तों क्या होता है? सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये दोस्तों अवरोही क्रम का मतलब होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं सबसे बड़ी चोटी कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी चोटी है शेर, सबसे पहले सबसे बड़ी चोटी शेर आती है, फिर दोस्तों देलवाड़ा आती है, फिर जरगा आती है, फिर हमारी अचलगढ़ आती है। इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। शेर की ऊंचाई दोस्तों नोट करना भाई 1597। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पहली कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर, नोट कर लेना। पहली चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो उत्तरी अरावली जो दोस्तों दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो दोस्तों गुरु शिखर करना है आपको, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों देलवाड़ा की बात करें, शेर क्या हो गई राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। देलवाड़ा की बात करें तो दोस्तों 1442 मीटर है देलवाड़ा, ये भी सिरोही में स्थित है। तीसरी चोटी आती है दोस्तों हमारी जरगा, इसकी बात करें तो दोस्तों 1431 मीटर दोस्तों जरगा की ऊंचाई है, ये हमारी उदयपुर जिले में स्थित है ना। अचलगढ़ की बात करें तो ये भी सिरोही में स्थित है, 1380 मीटर दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ये इनका अवरोही क्रम हो गया भाई, ठीक है। अगर दोस्तों देखिए अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में 3 हिस्सों में दोस्तों बांटा गया है, ये 3 हिस्से हो गए, है ना। ये हो गई दोस्तों उत्तरी अरावली, ये हो गई हमारी मध्य अरावली, ये हो गई दक्षिणी अरावली, ठीक है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर मैंने आपको बता दिया। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोस्तों आपको ना तारागढ़, ठीक है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तारागढ़, और 873 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोस्तों रघुनाथगढ़ करना है, रघुनाथगढ़, और ये सीकर जिले में स्थित है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1055 मीटर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो 550 किलोमीटर, मतलब 80% राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला दोस्तों खेतड़ी झुंझुनू से प्रारंभ होकर हमारी सिरोही तक जाती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह दोस्तों राजस्थान में सीमित रखती है ना। बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी या लूणी नदी। देखिए बनास नदी राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है, ऐसे देखा जाए तो दोस्तों बनास नदी है ना राज्य की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, लंबाई की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी नदी है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बनास नदी को दोस्तों वन की आशा भी कहते हैं ना, वन की आशा भी कहते हैं बनास नदी को, नोट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा बनास नदी दोस्तों पूर्णतः, नोट करना भाई, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है दोस्तों, बहने वाली नदी है, पूर्णतः राजस्थान में दोस्तों बहती है, किसी दूसरे जिले राज्य में जाकर नहीं बहती है, ठीक है। इसी बनास नदी पर दोस्तों टोंक में एक बीसलपुर बांध बनाया गया है, बीसलपुर बांध स्थित है टोंक जिले में, ठीक है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, इसी बनास नदी पर स्थित है। अगर बनास दोस्तों अगर बनास बेसिन की बात करें तो दोस्तों ये नोट करना, जो इसमें एक क्षेत्र आता है मालपुरा करौली का मैदान। बनास बेसिन में कौन सा क्षेत्र आता है? मालपुरा
करौली का मैदान। एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आता है कि मालपुरा करौली का मैदान निम्न में से किस बेसिन में स्थित है। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो मालपुरा करौली का मैदान दोस्तों नोट कर लेना, बनास बेसिन में स्थित है भाई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है मालपुरा करौली का मैदान। बनास नदी का उद्गम की बात करें तो दोस्तों खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। लूनी नदी को दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है। माही नदी को दोस्तों दक्षिणी राजस्थान की स्वर्णगंगा कहते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रावत बाथा आणविक ऊर्जा संयंत्र, मतलब दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थित है भाई। ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बड़ा आसान सा प्रश्न था। उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। देखिए एरिडी सोल्स राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में दोस्तों मिलती है। देखिए एरिडी सोल्स और एंटी सोल्स ये दो प्रकार की मृदा दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा दोस्तों यही मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगर पूछे राजस्थान में किन मृदाओं का विस्तार सबसे ज्यादा है तो एरिडी सोल्स एंड एंटी सोल्स ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी जलवायु होती है दोस्तों, शुष्क जलवायु होती है। तो उत्तर नंबर सी दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए राजस्थान में लाल लोमी मृदा दोस्तों कहाँ पाई जाती है। मुख्यतः दोस्तों लाल लोमी मृदा दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। और दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो दोस्तों इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले जिले आते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले जिले आते हैं। लेकिन दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर तो ऑप्शन में नहीं दिया। तो दक्षिणी राजस्थान में कौन से जिले करेंगे हम। सिरोही तो आ नहीं सकता, पाली में नहीं आ सकता, जालौर में नहीं आ सकता। दक्षिणी राजस्थान में करेंगे उदयपुर। उत्तर नंबर सी दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। वह जिला जहाँ 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों। ठीक है ना, 3 नदियों का संगम होता है। बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, डूंगरपुर में दोस्तों 3 नदियों का संगम होता है। सोम, माही, जाखम। सोम, माही और जाखम इन 3 नदियों का दोस्तों संगम होता है। और इस संगम को दोस्तों क्या कहते हैं, बेणेश्वर धाम कहते हैं दोस्तों, जो डूंगरपुर में स्थित है। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को नोट करना, माघ पूर्णिमा को दोस्तों मेला बढ़ता है जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ठीक है ना, बेणेश्वर मेले को दोस्तों क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, जो डूंगरपुर में बढ़ता है सोम, माही, जाखम नदियों की त्रिवेणी संगम पर। ठीक है, अब दोस्तों बात करें हम दोस्तों राजस्थान में त्रिवेणी संगम की बात करें तो दोस्तों टोटल कितने हैं, 4 त्रिवेणी संगम है राजस्थान में भाई। ठीक है, टोटल 4 त्रिवेणी संगम है। कौन कौन से हैं दोस्तों। पहला त्रिवेणी संगम है टोंक राजमहल में दोस्तों पहला त्रिवेणी संगम है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, बनास, डाई, खारी का। ठीक है, दूसरा त्रिवेणी संगम है रामेश्वर सवाई माधोपुर में दोस्तों, सवाई माधोपुर में दूसरा त्रिवेणी संगम हो गया। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, बनास, चंबल, सीप, इन 3 नदियों का संगम होता है। तीसरा त्रिवेणी संगम में दोस्तों बीगोद भीलवाड़ा में। ठीक है, बीगोद कहाँ पर पड़ता है, भीलवाड़ा में। यहाँ पर दोस्तों कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, बनास, मेनाल, बेडच, इन 3 नदियों का संगम होता है। चौथा दोस्तों मैं आपको बता दिया है ना, डूंगरपुर, सोमाई, जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। माघ पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है भाई। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कुराल नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है भाई। बूंदी से, बारा से, सीकर से, डूंगरपुर से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। कुराल नदी नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सा दोस्तों बूंदी होगा भाई। इसको तो दोस्तों आपको याद करना ही पड़ेगा। बूंदी दोस्तों कुराल नदी से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है बूंदी का। ठीक है, तो उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कितना गजब का प्रश्न है। विश्व जैव विविधता दिवस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी डे, कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, 22 मई को, 22 अप्रैल को, 13 अगस्त को। देखिए तीनों डेट है ना, 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल, तीनों इंपॉर्टेंट है। कैसे हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 मार्च को दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस नोट करना। ठीक है, 22 मई की विश्व जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। इस प्रकार दोस्तों तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों ही आपको याद रखना है। उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 5 जून को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 24वां क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों 1973 को प्रारंभ किया गया था। बड़ा आसान सा प्रश्न है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दोस्तों एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन हाईलाइट है अभी हाल ही में कि राज्य की चौथी टाइगर परियोजना किसको बनाया गया है। तो दोस्तों नोट करना, जुलाई 2021 में दोस्तों चौथी टाइगर परियोजना रामगढ़ विषधारी वन्यजीव वन्य जीव अभ्यारण्य को दोस्तों राज्य की चौथी टाइगर परियोजना, मतलब चौथा कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों इसको घोषित किया गया है। चौथी टाइगर बाघ परियोजना घोषित किया गया है ना।
कंजर्वेशन रिजर्व नहीं, सॉरी दोस्तों, चौथी टाइगर परियोजना दोस्तों, इसको बाघ परियोजना दोस्तों घोषित किया गया है। और दोस्तों नोट करना, ये कहाँ पर स्थित है, बूंदी जिले में स्थित है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित दोस्तों, अब मैं आपको बहुत ही शानदार बड़ा गजब का फैक्ट बताने वाला हूँ, जिंदगी में कभी दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से दोस्तों निकलता है, अलवर से, कोटा से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज राजस्थान के 7 जिलों से दोस्तों होकर गुजरता है। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों नोट कर लेना, स्वर्णिम चतुर्भुज राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट करना, 1 नंबर पे दोस्तों अलवर आ जाएगा। अलवर क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन दोस्तों जिंदगी में मैं आपको ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो कभी इससे संबंधित, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि कितने जिले से होकर गुजरते हैं, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। पहला जिला आता है दोस्तों अलवर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है दोस्तों अजमेर, चौथा है दोस्तों भीलवाड़ा से होकर गुजरता है। उसके बाद दोस्तों चित्तौड़गढ़ में जाता है, चित्तौड़गढ़ है ना। और उसके बाद दोस्तों उदयपुर के बाद कहाँ पर जाता है, डूंगरपुर में। तो दोस्तों ये 7 जिले हैं जिनसे राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज गुजरता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अब दोस्तों अब क्वेश्चन सुनना, अब मैं क्या क्या बता रहा हूँ, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। नोट करना, अगर आपको ऐसा पूछ ले कि राजस्थान में पूर्व पश्चिम कॉरिडोर मतलब पूर्व पश्चिम गलियारा दोस्तों राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो 7 जिलों से होकर गुजरता है। नोट करते जाएगा, सिरोही, उदयपुर, इसके अलावा चित्तौड़गढ़, 3 जिले हो गए। इसके अलावा दोस्तों नोट करना भीलवाड़ा के बाद दोस्तों कोटा, बूंदी और बारा, ठीक है। इन 7 जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है ना। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, ठीक है। इन 7 जिलों से होकर दोस्तों पूर्व पश्चिम कॉरिडोर राजस्थान का गुजरता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो दोस्तों केवल एक जिले से गुजरता है, एक ही जिले से दोस्तों उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर गुजरता है। वो जिला कौन सा है भाई, धौलपुर, ठीक है। नोट करते जाएगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों। ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट लोग आपको बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में दोस्तों आपको पेड कोर्स में भी प्रोवाइड नहीं कराती होंगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक जेन्युइन एक यूनिक कंटेंट दोस्तों आपको देखने को मिलता है Q50 जी के ऊपर। इसके लिए दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो भाई, ठीक है ना। आपकी एग्जाम में दोस्तों एक रामबाण साबित होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में, नोट करते जाएगा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो 5 जिलों से होकर गुजरता है। वो 5 जिले दोस्तों कौन कौन से, नोट करते जाएगा भाई। अजमेर पहला जिला, दूसरा दोस्तों नोट करना जोधपुर, तीसरा नोट करना बीकानेर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, बीकानेर, फिर दोस्तों नागौर, फिर नंबर आता है हमारा चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए 5 जिले जहां से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर होकर गुजरता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, राजस्थान में पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी या दोस्तों इसको बोल दो ट्रेन, ठीक है। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों 7 जिलों से होकर गुजरती है। ये एकदम सही ट्रेन है जिसकी दोस्तों इसकी एक व्यक्ति की, एक कैंडिडेट की दोस्तों टिकट की बात करें तो दोस्तों 1.5 से 2 लाख रुपए इसकी टिकट होती है। बिल्कुल दोस्तों एकदम सही रेलगाड़ी है। एक दोस्तों ये केवल दोस्तों राजस्थान में पर्यटन के लिए चलती है, इस बात का ध्यान रखना। राजस्थान में किसके लिए चलती है, पर्यटन के लिए चलती है। राजस्थान के 7 जिलों में जितने भी दोस्तों दर्शनीय स्थल है वो दोस्तों विदेशी पर्यटकों को दिखाते हैं, इंडियन कैंडिडेट को दोस्तों दिखाते हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों टिकट की रेट कितनी है भाई, बहुत ही दोस्तों महंगी टिकट है इसके, 1 से 1.5 लाख रुपए इसकी टिकट है, ठीक है। तो बात करते हैं वो 7 जिले दोस्तों कौन कौन से, तो नोट करना दोस्तों, जयपुर है ना, सबसे पहले जयपुर में, फिर जोधपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। इसके 3 जिले तो ये हो गए। चौथा जिला दोस्तों आता है उदयपुर, ठीक है ना, उदयपुर। 5वां जिला कौन सा आता है भाई, चित्तौड़गढ़। 6वां जिला आता है दोस्तों हमारा जैसलमेर, और 7वां जिला दोस्तों कौन सा आता है, भरतपुर, ठीक है ना।
तो इन 7 जिलों से होकर दोस्तों प्लेस ऑन व्हील्स ट्रेन राजस्थान में गुजरते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और दोस्तों भरतपुर, इन 7 जिलों से होकर दोस्तों ये रेलगाड़ी गुजरती है। ठीक है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल Q50 GK को भाई सब्सक्राइबर कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट डेली दोस्तों प्रोवाइड कराया जा रहा है। अन्य स्टूडेंट को दोस्तों आप बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ऐसा जूनियर अकाउंटेंट के लिए हमारे चैनल पर, और दोस्तों आने वाली राजस्थान की समस्त भर्तियों के लिए दोस्तों कीजिए, क्योंकि टाइम दोस्तों बहुत कम है। एग्जाम की डेट दोस्तों आपने कल ही देखा, RS के लिए दोस्तों जो RS की वैकेंसी निकली उसमें दोस्तों देखिए टाइम कितना, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर दोस्तों एग्जाम डेट दे रही है ना। तो टाइम दोस्तों बहुत कम है। इस कम एग्जाम टाइम में दोस्तों वही पढ़ना जो आपके एग्जाम में पूछा था। इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? आपको टेस्ट देना पड़ेगा, मॉडल पेपर दोस्तों सोल्व करना पड़ेगा, क्यूजी सोल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों टेस्ट भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड है। मॉडल पेपर देखो यार, बहुत ही विथ एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों यहाँ पर आपके मॉडल पेपर दोस्तों प्रोवाइड है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो, है ना। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दोस्तों उपलब्ध है, जो कंटेंट दोस्तों आपको बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान पेड कोर्स में दोस्तों प्रोवाइड नहीं कराती। ऐसा कंटेंट है जो दोस्तों आपके एग्जाम में हूबहू छपेगा, बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों, फुल फैक्ट है दोस्तों उन कंटेंट में। एक बार दोस्तों जरूर जाकर देखना भाई, आपकी एग्जाम एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।